हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। आज जो हम लोग कॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं वो और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहता क्या क्या है। अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने सीखा है वो क्या क्या चीज़ें सीखा है। तो प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर हम लोगों को बताया गया है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको कहते हैं, ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कॉस्ट किसको कहते हैं, ठीक है। कॉस्ट कहा किसको जाता है। तो कॉस्ट आमतौर पे जैसा आप लोगों ने प्रोडक्शन के अंदर देखा था कि जिस प्रकार से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दो अलग अलग समय काल में दो नेचर का होता है। जैसे शॉर्ट पीरियड के अंदर आपने समझा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील होते हैं, जिसको वेरिएबल फैक्टर कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग समय के कारण, समय कम होने की वजह से परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, जो है उसी के साथ हमको काम चलाना होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स फैक्टर कहते हैं। सो वॉट एवर एक्सपेंसेस विच आर मेड बाय अ प्रोड्यूसर ऑन फिक्स्ड फैक्टर दैट इज कॉल्ड फिक्स कॉस्ट। इसी को हम लोग टोटल फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। And whatever expenses which are made by the producer on variable factors of production that is called variable cost, ठीक है, जिसको VC या TVC के नाम से भी जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर लॉन्ग पीरियड के अंदर सारे के सारे जो फैक्टर्स होते हैं, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं, यानी वेरिएबल होते हैं। जितना चाहे उतना आप उसमें परिवर्तन कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी क्षमता क्या है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने एक इडली के बर्तन का उदाहरण दिया था। आप अगर बात किया जाए कि शॉर्ट पीरियड में उस इडली के बर्तन के अंदर कितना इडली बना सकते हो, तो सीधा सा चीज है, जितना स्पेस है, जितने उसमें ट्रे दिए हुए हैं, जितना उसमें एरिया है इडली को बनाने का, ठीक है, उस लिमिट तक जब तक आप नहीं पहुंच, मान लेते हैं उस इडली के बर्तन के अंदर 20 इडली को प्रोड्यूस करने का क्षमता है एक बार में, तो ऑब्वियस सी बात है जब तक आप 20 बनाना नहीं शुरू करते हो तब तक आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हो, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, अच्छा, जो रॉ मटेरियल आप यूज करोगे 20 के लिए वो क्या हो गया, वेरिएबल फैक्टर हो गया। बढ़ाओगे, जैसे जैसे इडली के सामग्री को बढ़ाओगे और इडली बनेगा, और बढ़ाओगे और बनेगा। कब तक ये होगा, जब तक 20 इडली नहीं आप पहुंच जाते हो, ठीक है। वहीं दूसरी ओर वो जो बर्तन है, उस बर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे फिक्स फैक्टर। So whatever money spent on that burtan, that fixed factor, that is called fixed cost. And whatever money that we spend on variable factor, यानी वो जो सामग्री का इस्तेमाल करके हम इडली बना रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। तो लॉजिक समझिएगा, हम लोग 0 इडली बना रहे हैं, हम लोगों ने खर्च को बढ़ाया और रॉ मटेरियल लेके आने लगे। अब होगा क्या, रॉ मटेरियल आपने बढ़ाया यानी वेरिएबल फैक्टर बढ़ा दिया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो पहले 1 इडली बन रहा था, फिर 2 इडली, फिर 3, 4, 5, 10, 15, 20, यानी आप जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हो प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है कि जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, क्या जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हो, नहीं। जब तक 20 के आंकड़े तक नहीं पहुंच जाता है तब तक प्रोडक्शन बढ़ेगा। 20 का आंकड़ा बहुत पहुंच चुका है और फिर भी आप सामग्री बढ़ाए जा रहे हो। अब क्या होगा, सामग्री के ऊपर तो पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, वहां पे उस हिसाब से रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है। तो जिस समय प्रोडक्शन बढ़ रहा हो तो उस समय खर्चा क्या होता है, पर यूनिट, यानी 20 इडली के बर्तन को आप यूज कर रहे हो और 1 इडली बना रहे हो, ईंधन तो उतना ही लग रहा होगा, हाँ या ना। लेकिन खर्च का बोझ आप क्या कर रहे हो, मैंने बस का भी उदाहरण आपको दिया था ना, कि मान लेते हैं कि एक बस है, एक बस है, उस एक बस को हम लोग पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और ए से बी की तरफ जाने के क्रम में मान लेते हैं बस का जो मालिक है उसका कुल खर्चा जो हो रहा है वो 30 रुपया हो रहा है, ठीक है। इस 30 रुपये का हिसाब किताब भी मैं समझ लेता हूं। 30 रुपये में मान लेते हैं जो 10 रुपया का खर्चा है, ठीक है, वो ले रहा है ड्राइवर, ठीक है। 5 रुपए का जो खर्चा है वो जो हेल्पर है वो ले रहा है, ठीक है। 5 रुपए का जो खर्च है वो आपको देना पड़ रहा है, किसको, हेल्पर को। बस में चाहिए होता है ना हेल्पर, खलासी कहो, कंडक्टर कहो, जो कहो, क्लीनर कहो, तो वो हेल्पर को आपको एक ट्रिप का कितना देना पड़ रहा है, 5 देना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा
अगर बात किया जाए तो फ्यूल के ऊपर आपका खर्च कितना हो रहा है, 10 रुपया हो रहा है। अब मैं मालिक हूं तो मुझे पता है कि भाई मैं ये बस को ओन करता हूं, बस को ओन करता हूं तो मुझे भी तो कुछ कमाई होना चाहिए। मेरे को कमाई नहीं होगा तो मैं मेंटेनेंस कैसे करूंगा बस का, है ना, क्योंकि बस तो मेरी जिम्मेदारी है। तो मान लेते हैं मैं वो अपना प्रॉफिट कहो या बस का मेंटेनेंस के हिसाब से कहो, जो कहो, वो जो मेरे लिए मैं रख रहा हूं, मेरे प्लस बस के लिए मैं जो साइड में रख रहा हूं एक ट्रिप का, वो 5 रुपया हुआ। तो कुल मिला के मेरा कितना खर्चा हो रहा है एक अप डाउन में, तो मेरा खर्च हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में 30 रुपया खर्च हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं चार्ज मैं कितना ले रहा हूं एक ट्रिप का, तो एक ट्रिप ए से बी जाने के लिए मैं पर पैसेंजर से मान लेता हूं, मान लेते हैं यहां पे 5 रुपया मैं चार्ज करता हूं। ठीक है, इस बस का जो कैपेसिटी है, यानी कितने लोग एक बार में बैठ सकते हैं, तो मान के चलिए 10 लोग बैठ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये इसका क्षमता हो गया। अब 10 लोग बैठ सकते हैं, यानी इस हिसाब से मैं अगर 10 लोग के बैठने की कैपेसिटी है, एक से मैं कितना लेता हूं, 5 रुपए लेता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं और मात्र मेरे पास एक पैसेंजर है। ठीक है, एक पैसेंजर है, तो अब क्या होगा, पूरा का पूरा लोड मेरा, अच्छा इसको ऐसे समझिए, 0 लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो पूरा का पूरा 30 रुपए का खर्चा मेरे ऊपर आया कि नहीं आया। अब अगर एक व्यक्ति इसमें ट्रेवल करने लगा सेकंड सिचुएशन में, अब क्या होगा, मेरे ऊपर खर्चा कितना आ रहा है, मात्र 25 का, और एक व्यक्ति ट्रेवल करने लगा, अब मेरे ऊपर खर्चा कितने का आएगा, 20 का आएगा। एक और व्यक्ति ट्रेवल करने लगा, अब खर्चा कितने का आएगा, 15 का। एक और व्यक्ति इसमें ट्रेवल करने लगा, अब कितने का खर्चा मेरे ऊपर आएगा, 10 का। एक और व्यक्ति ट्रेवल करने लगा, अब कितने का आएगा, 5 का। एक और व्यक्ति ट्रेवल करने लगा, अब कितने का खर्चा आएगा मेरे ऊपर, यानी पहले 30 के 30 रुपए जैसे मेरे ऊपर आ रहा था, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ पैसेंजर बढ़ रहा है, मेरे ऊपर पड़ने वाला जो लोड है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा कॉस्ट घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अब यहां के बाद क्या हो गया, अब मैं प्रॉफिट कमाने लगा। अब सातवां पैसेंजर जैसे ही आया, अब क्या होने लगा, मैं 5 रुपए का प्रॉफिट कमाने लगा। अब 8वां पैसेंजर आया तो कितना कमाने लगा, मान लेते यहां पे मैं 10 रुपया कमाने लगा। ठीक है, 9वां पैसेंजर आया, अब कितना, 15 रुपए कमाने लगा। 10वां पैसेंजर आया, कितना कमाने लगा, 20 रुपए का प्रॉफिट कमाने लगा। यानी आप देख रहे होगे ना कि हो क्या रहा है, कि जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे कॉस्ट एक लिमिट तक क्या हो रहा है, घट रहा है। कॉस्ट क्या हो रहा है, एक लिमिट तक घट रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर अलग आपको देखना, रेवेन्यू वाला लॉजिक आ गया। तो उसी चीज को ध्यान में याद रखना है आपको, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए। जैसे मैंने बताया था कि मान लेते हैं आप यहां पे Q यानी यूनिट ऑफ आउटपुट जो प्रोड्यूस करो उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद फिक्स फैक्टर के ऊपर जो खर्चा करोगे वो हो गया TFC, वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो आप खर्चा करोगे वो हो गया TVC। दोनों के दोनों खर्चा मेरे ऊपर ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मेरे द्वारा ही ना किया जा रहा है, तो ये इसका सम टोटल कहलाएगा आपका टोटल कॉस्ट। कोई दिक्कत इसमें। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। मैं कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरा फिक्स कॉस्ट, मान लेते हैं ये रूम का मैंने उदाहरण दिया था आपको, ये रूम के ऊपर मेरा जो किराया लग रहा है वो 10,000 रुपया लग रहा है। ठीक है, तो कुछ बनाऊं चाहे नहीं बनाऊं, 10,000 तो मुझे भरना है। अभी तो मैं कुछ प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा हूं, तो रॉ मटेरियल वेरिएबल फैक्टर के ऊपर होने वाला खर्चा तो क्या होगा, 0 होगा। यानी इस पॉइंट पे मेरा जो खर्च हो गया वो कितना हो गया, 10 है। ठीक है, अब मैं एक वस्तु प्रोड्यूस करने लगा, ये अभी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 4 4 कांस्टेंट, 5 अभी भी क्या रहेगा कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट, 7 कांस्टेंट। ठीक है, अब इस लॉजिक को ध्यान में रख लिया हम लोगों ने। अब बात करते हैं टीवीसी का। ठीक है, लॉजिक्स देखना, मैं चाह रहा हूं कि
ऑब्वियस सी बात है, जिस समय इंक्रीजिंग रिटर्न्स चलता है प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन का शुरुआती फेज क्या होता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स का होता है, तो उस समय खर्चा क्या होगा, घटेगा। तो खर्चा घटेगा तो हम लोग वेरिएबल फैक्टर के ऊपर जो होने वाला खर्चा उसकी बात करें, जैसे मैंने बस का उदाहरण दिया था, तो मान लेते हैं पहले बार मेरा जो खर्चा हो रहा था वेरिएबल फैक्टर के ऊपर, जब मैंने अकेले एक सामान को बनाया तो उस समय मेरा खर्चा हो रहा था कितना, 10 का। अब मैं क्या होने लगा, 2 वस्तु बना रहा हूं, यानी अब क्या होगा, मेरा जो कुल खर्चा वो दोनों के बीच में बढ़ चुका है, तो पहले से हमारा खर्चा क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। अब इसके बाद यहां 10 का डिफरेंस या 8 का डिफरेंस, फिर 6 का डिफरेंस करेंगे 4, ठीक है। इसके बाद 28 का डिफरेंस, ठीक है। अब इसके बाद 30 कर देते हैं। मैं मान रहा हूं कि यहां तक मेरा इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, तो जिस समय तक इंक्रीजिंग रिटर्न चलेगा उस समय वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर, वेरिएबल फैक्टर के ऊपर होने वाला खर्चा क्या होता है, घटता है। लेकिन अब मान लेते हैं मैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स का केस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो अब मैं यहां क्या करूंगा, बढ़ाना शुरू करूंगा, 32, 40, ठीक है। एक और केस अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां पे 8, 10, 9, 10 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं 36 दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ 42, यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं 50। अब इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 20, ये हो गया 28, ये हो गया 34, ये हो गया 38, फिर हो गया 40, देन हमारे पास आएगा 42, फिर 46, इसके बाद 52, इसके बाद 60, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सवाल कोई पूछे कि बताइए टीसी में चेंज किसके कारण आता है, तो आंसर होना चाहिए वॉट एवर चेंज दैट अगर इन टीसी इट इज ऑल बिकॉज ऑफ टीवीसी। क्यों, क्योंकि टीसी इज द सम टोटल ऑफ दीज टू वेयर एफसी रिमेन कांस्टेंट। तो ऑब्वियस ही बात है टीसी में जो भी परिवर्तन आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टीवीसी की वजह से आता है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो डायग्राम भी देख सकते हो। मान लेते हैं कि अगर हम लॉजिक को पकड़ के चले तो जिस प्रकार से आपको बता दिया गया है कि टीसी क्या है, टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, राइट। अब अगर मान लेते हैं हम यहां पे एएफसी निकालना चाहते हैं, एएफसी कैसे निकलेगा, तो एएफसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास टीएफसी का वैल्यू दिखाई दे रहा है, टीएफसी का वैल्यू हमारे पास क्लियरली विजिबल है। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो, ठीक है, तो यहां पे आपका एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, ठीक है। 10 डिवाइडेड बाय 1 10 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 3 3.3 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 हो गया, 10 डिवाइडेड बाय 6 6.6 1.4, इसके बाद 1.1। आपको ये दिखाई दे रहा है, ओके। इसी तरीके से अगर हम लोग चाहें तो एवीसी को भी निकाल सकते हैं। एवीसी कैसे निकलेगा, तो एवीसी निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है टीवीसी बाय क्यू। तो सेम वही लॉजिक लागू होगा, एवीसी का वैल्यू कितना है, तो देखिए फॉर्मूला एवीसी बाय
एबीसी इज इक्वल टू टीवीसी बाय क्यू, तो टीवीसी बाय क्यू, 0 बाय 0 0 हो गया, 10 बाय 1 10 हो गया, 18 बाय 2 9 हो गया, 24 बाय 3 8 हो गया, 28 बाय 4 7 हो गया, 30 बाय 5 6 हो गया, 32 बाय 6 5.3 हो गया, 36 बाय 7 5.1 हो गया, 42 बाय 8 50 बाय 9 इसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे किसको, अब निकालेंगे एसी को। एसी कैसे निकलेगा, तो एसी निकालने के लिए हम लोग सीधा सा टेक्निक फॉलो करेंगे, सेम वही, एसी इज इक्वल्स टू टीसी बाय क्यू करेंगे। तो टीसी बाय क्यू करते हैं, तो टीसी का वैल्यू ये है, ठीक है, डिवाइड करोगे, ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 1 20 हो गया, 28 बाय 2 14 हो गया, 34 बाय 3 1.3 हो गया, इसके बाद 38 डिवाइडेड बाय 4 40 डिवाइडेड बाय 5 8 हो गया, 42 डिवाइडेड बाय 6 7 हो गया, 46 बाय 7 किए, इसके बाद 52 बाय 8 आपने किया, इसके बाद 60 डिवाइडेड बाय 9 किया, तो ये हमारे पास वैल्यू नजर आ चुका है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब एक चीज नोटिस करना, अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट आप उठा के देख लो, अगर आप AFC प्लस ABC को जोड़ते हो, AFC और ABC के वैल्यू को जोड़ते हो, आप देखना वो आपको बराबर किसके दिखेगा, AC के दिख रहा होगा। किसी भी पॉइंट पे आप देख लीजिए, मान लेते हैं, मैं कंसीडर करने के लिए आपको बोल रहा हूं कि चलो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो कि AC का वैल्यू इतना है, ABC का वैल्यू इतना है, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ रहा है 9.5, ठीक है। सेम वैसे ही अगर आप इस पॉइंट पे आओ, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो, बराबर किसके है, AC के दिख रहा है, अगेन यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा सही बैठ रहा है। इस पॉइंट पे आओ, अगेन आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको बराबर किसके दिखेगा, इसी के दिखेगा। मान लेते इसको राउंड 1.6 है, 1.6 प्लस 5.3 करते हो तो 9 6.9, अगर इसको आप राउंड फिगर में करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 ही आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे भी हमको वो कॉन्सेप्ट सही होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो नेचर आपको दिख रहा है किसका, AFC और ABC का, क्या नेचर दिख रहा है भाई, तो नेचर हमको ये दिख रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी पॉइंट पे अगर आप AFC और ABC के वैल्यू को जोड़ोगे तो वो बराबर किसके होगा, AC के होगा। समझ में आ रहा है, ये जो नेचर आपको दिख रहा है किसका, AFC और ABC का, क्या कि इन दोनों का सम टोटल बराबर होता है AC के, किसी भी पॉइंट पे उठा के देख लो। इसी नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकल समेशन। इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग वर्टिकल समेशन। उम्मीद है ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब एक चीज और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, क्या समझना है इसमें, आप AFC की तरफ ध्यान दीजिए। किसी भी पॉइंट पे अगर आप AFC के वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो किससे, आउटपुट के साथ, वो बराबर किसके आएगा, TBC क्या, सॉरी TFC क्या आएगा, हाँ या ना। अगर आप किसी भी पॉइंट पे AFC के वैल्यू को Q से मल्टीप्लाई करते हो तो बराबर किसके आएगा, TFC के आएगा। और वो TFC हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कह सकते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में
किसी भी लेवल पे आप चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी प्लेस पे चले जाओ, अगर आप ए एफ सी को मल्टीप्लाई करोगे क्यू के साथ, तो वो बराबर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी क्या, टीएफसी देगा। ठीक है, और टीएफसी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये जो नेचर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। यहां देखिए, ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। ठीक है, यहां पे भी हम लोग देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, अगर आप इस पॉइंट पे मल्टीप्लाई करते हो, यहां पे वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, और यहां पे देखिए 10 इंटू 1 की है। ठीक है, 10 इंटू क्या कर दिए, 1 कर दिए, तो कितना आया, आपको रिजल्ट मिल रहा है यहां पे 10। सेम ऐसी इस पॉइंट पे आइए, यहां पे ये वैल्यू है 5। ठीक है, ये वैल्यू कितना है, 5 है। सेकंड पॉइंट पे देखिए आप लोग, ठीक है, कॉस्ट का वैल्यू कितना है, 5 है, तो अगेन 5 इंटू 2 करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो इसी नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। उम्मीद है ये चीज समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो अभी हम लोग ने 2-3 अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझा है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा, कोई पूछे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एएफसी का वो नेचर है जिसके तहत उत्पादन प्रक्रिया में किसी भी लेवल पे अगर आप एएफसी को आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम रिजल्ट ही देगा, सेम रिजल्ट। अरे भाई, मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, टीएफसी देता है, और टीएफसी क्या रहता है, हर जगह पे कांस्टेंट रहता है। तो इसी नेचर को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्टिकल समेशन किसको कहते हैं और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला किसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, एक चीज और निकालने की कोशिश करते हैं इसमें। इसको देखिए और समझिएगा। मान लेते हैं हम लोग यहां पे अब मार्जिनल कॉस्ट निकालना चाहते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला जाता है, अगेन है मार्जिनल निकालने के लिए नया टोटल माइनस पुराना टोटल करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मार्जिनल कॉस्ट किसी भी लेवल पे निकालने के लिए सेम वही फॉर्मूला, TCN माइनस TCN माइनस 1 कर दोगे। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे ये क्या रहेगा, पहले पॉइंट पे रहता है डैश। ठीक है, फिर 20 माइनस 10 किए तो 10 आया, 28 माइनस 20 किए 8 आया, 34 माइनस 28 किए 6 आया, 38 माइनस 34 किए 4 आया, 40 माइनस 38 2, 42 माइनस 42, 46 माइनस 42 4, 52 माइनस 46 6, 60 माइनस 58 8। आपको दिख रहा है यहां पे क्या नेचर देखने को हमको मिल रहा है, यहां नेचर हमको ये देखने को मिला है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो घट रहा है। ठीक है, क्यों घट रहा है, क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में आपका जब मोर एंड मोर नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर आप अप्लाई करते हो तो उस समय क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, और क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वस्तु पे होने वाला जो खर्च है इंक्रीजिंग रिटर्न के केस में क्या होता है, घटता है। यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, अब यहां से क्या हो गया है, डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट हो गया है, और अगर आप इसको कंटिन्यू करते हो तो आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा इस टेबल को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, सो दैट कि आगे मैं अगर बताता हूं तो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगले क्लास में अगले लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।